बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात महिमा शुक्ला जी से करा रहे हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंग्लिश पढ़ाती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराती हैं। इनके पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे जो आज सेटल हो चुके हैं, बड़े बड़े जॉब्स में हैं। चलिए बात करते हैं महिमा जी से कि कहाँ से उनको ऐसी इंस्पिरेशन मिली और जो उन्होंने ये मोटिवेशन का और ये एजुकेशन का कार्य शुरू किया। महिमा जी नमस्कार। महिमा जी, चूँकि आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे सेटल हो चुके हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो अब मैं यहाँ से आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बर्थ प्लेस क्या है और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है या फर्दर जो एजुकेशन है वो आपने कहाँ से ली? जी, देखिए मेरा जो जन्म स्थान रहा वो झांसी है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि जो है मेरा झांसी में स्थान मतलब जन्म स्थान रहा, क्योंकि ये महारानी लक्ष्मीबाई का जो है कार्य क्षेत्र रहा और जिसमें पूरी दुनिया में तो मेरे लिए भी पहचान थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि भाई उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ गया। तो बिल्कुल, और एक कहीं न कहीं तो वो झांसी रहा और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा रही और वो रही वो झांसी रही। और उसके बाद कुछ शिक्षा हमने बेंगलोर से, कुछ जो है आपका भोपाल से जो है फिर आगे की एजुकेशन रही और फिर इस तरह से रहा मेरी आगे की जी। महिमा जी, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी, तो वो कहाँ से आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है या इसमें आपको सुकून मिलता है, तो कैसे आपने स्टार्ट किया? तो देखिए जहाँ तक मोटिवेशन या उसकी बात रहे तो मोटिवेशन की आवश्यकता तो शायद मुझे लगता है मुझे भी और आपको भी, दोनों को ही रहती है, ठीक है ना। पर कई बार क्या होता है कि शायद हमारे शब्द आपको छू जाते हैं और आप उससे आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ रहा होगा, क्योंकि जो है अब जैसे मेरे जो दादाजी हैं पंडित किशोरी लाल जी शास्त्री, तो शायद उनके जीन्स हमारे अंदर आए थे और वो पूरे समाज को अभी तक मोटिवेटेड कर रहे हैं और वो कहीं रहा होगा। तो बस लोगों को समझाते रहे और उसी में पता ही नहीं चला कि कब समझाते समझाते लोग प्रेरित होते गए और हम इस फील्ड में आ गए। फिर मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में लोगों को ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कम लोग थे जो कार्य कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर मेरे उससे लोगों का जीवन बदलता है, और इसमें एक बहुत बड़ी रेंज थी क्योंकि इसमें बच्चे से लेके बड़े तक सभी, इसमें लिमिट नहीं थी। तो मैं कहीं ना कहीं सभी के जीवन में परिवर्तन लाने का मुझे एक मौका मिल रहा था। तो ये चीज मुझे काफी जो है मतलब इंस्पायर की और मुझे काफी ऐसा लगा कि इसमें कम काम हो रहा है और उसमें मुझे काम करने के लिए ज्यादा मौका मिल रहा है और ज्यादा लोगों की मुझे एक सेवा भाव भी कहीं ना कहीं फील हुआ। क्योंकि मोटिवेशन के लिए ये नहीं होता कि आप किसी काम को करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग जीवन से निराश होते हैं तो हम उनको जीवन में वापस लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घरेलू जीवन में बड़े निराशित हैं तो वहां पे हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो वहां पे ये एहसास दिलाना कि ऐसा नहीं, तो इसलिए फिर उस क्षेत्र में आना हो गया। और फिर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जब लोगों का जीवन बदलता था और जब वो खुश होते थे तो उनकी जो स्माइल थी वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक सुकून देती थी। तो फिर इस क्षेत्र में मेरा आना हो गया। अच्छा महिमा जी, आप इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोगों को प्रिपेयर करती हैं, जीआरई, टॉफल, आईएलटीएस वगैरह वगैरह, तो कुछ आप उसके बारे में बताइए, ये कैसे आपने सोचा? हाँ जी, ये देखिए इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी सी और बड़ी रोचक सी कहानी है कि जब मैं स्टूडेंट थी तो उस वक्त जो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी तो उसमें पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इतना वो पर्सन परेशान करता था कि समझ ही नहीं आता था कि कैसे। तो इंग्लिश उस वजह से काफी कठिन महसूस होती थी जो भी तरीका था। तो उसको सीखने के चक्कर में मैंने अपनी तरह से कुछ एफर्ट डाले कि इसको समझा जाए, सरल बनाया जाए। और फिर मैंने जो प्रयास किए, फिर अपने मित्रों को उससे समझाया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वो कहा यार टीचर से अच्छा तो तुम समझा दे रहे हो और तुमसे पढ़ाए ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उसमें मेरी कोशिश जारी रही, क्योंकि वो बड़ी चैलेंजिंग थी। और फिर उसी जो हमारा अनुभव था उन्हीं को फिर मैं छात्रों के साथ शेयर करती थी और फिर ईश्वर की ऐसी दया रही कि सभी को जो है सफलता मिली। और मैं तो इसको ईश्वर का बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि हाँ, जिसको भी आज तक मैंने अगर पढ़ाया है तो उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया है। मतलब 100% का रिजल्ट लोगों का नहीं है, और ये मैं इसमें अपने ईश्वर और अपने जो भी हमारे मतलब पूर्वज है, हमारे जो बड़े हैं, उनका मैं बहुत बड़ा इसमें आशीर्वाद मानती हूँ कि और
तो इस तरीके से जो है अंग्रेजी की यात्रा शुरू हो गई। बस किया अपने लिए निकाली गई जो वो थी कि अपनी समस्याओं का समाधान की थी, उससे जो है हाँ वो काम आई और वो दूसरों को जो है उससे फायदा मिला। तो बस हमें प्रेरणा मिलती गई और हम आगे बढ़ते चले गए और उस क्षेत्र में और कार्य नए नए करते रहते हैं कि जिसमें कि और आसान बने, जिसमें कि सीखना सहज हो, क्योंकि अगर सीखना सहज होगा तो सीखने के लिए बहुत सारे लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि अगर कोई भी चीज कठिन होती है तो हर आदमी भागता है और सरल होती है तो हर आदमी आना चाहता है। बिल्कुल, तो वो चीज तो इस तरीके से जो है फिर इंग्लिश के क्षेत्र में आना हो गया और लोगों की मतलब बच्चों की सभी की मदद करते चले गए और तो ऐसे रहा। अच्छा महिमा जी, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी जी। अब मैं आपका वापस मोटिवेशनल पार्ट पे जाता हूँ जी, क्योंकि इस समय वर्तमान में सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं, पेरेंट्स भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं। तो आज मैं बच्चे और पेरेंट्स को लेकर के ही कुछ आपसे मोटिवेशन से संबंधित बातें पूछना चाहता हूँ, जिससे कि शायद उनको जीवन में आसानी हो सके। पहले तो मैं ये सवाल करूंगा आपसे कि मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या किन लोगों को पड़ती है? हाँ, देखिए जो मुझे लग रहा है शायद आप जो बात कर रहे हैं वो केवल मोटिवेशन की नहीं, बात जो आ रही है कि जिस तरीके से जो लोगों के जीवन में तनाव है, तो वो जो तनाव है वो उसी को ही हम लोग कहीं ना कहीं तनाव मोटिवेशन की भाई उनको तनाव था, आपके शब्दों से उनको थोड़ा सा राहत मिली और वो तो उसको कई इस तरह से दिया गया है। तो बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। देखिए तनाव तो जीवन में हमेशा से था, चाहे हम किसी भी युग की बात करें, चाहे हम अकबर के युग की बात करें, चाहे अशोका के करें, चाहे झांसी रानी के जीवन में कौन सा कम तनाव रहा, क्योंकि हम झांसी के हैं तो झांसी रानी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आप देखें कि लोगों ने अपने जीवन में तनाव को कितनी ब्यूटीफुली उसको अपनी प्रेरणा बनाया और प्रेरणा बना के और उसको अपना हथियार बना के और जीवन की समस्याओं का अंत किया और जो लोगों के जीवन को बेहतर किया। ठीक है, बट शायद ये काबिलियत हर किसी के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो यही था कि जब इस तरीके की चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोटिवेशन है उसका रहा, तो वही रहा कि लोगों को हमारे शब्दों से एक राहत सी मिली। लोगों को ऐसा लगा कि भैया हील अप हो रहे हैं। जब हम कोई बात उनको किसी परेशानी में कोई चीज समझाते हैं तो उनको वो समस्या आसान हो जाती है और वो उस पर आसानी से ओवरकम कर पाते हैं। तो ऐसा ही रहा। तो वही है फिर बच्चों के अगर हम क्षेत्र में लें या महिलाओं के लिए, मतलब सभी, क्योंकि समाज तो सभी से मिलकर बना है, सोसाइटी में तो सभी, बुजुर्ग भी हैं, अगर आप बुजुर्गों से बात करें तो उनकी अपनी समस्याएं हैं और बच्चों की बात करें तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। और जबकि हम ये सोचते हैं कि शायद बुजुर्गों को तब कोई समस्या नहीं है और बच्चों को जीवन में क्या समस्या, पर सबके अपने अपने अपनी समस्याएं हैं और हर उम्र की अपनी एक समस्याएं होती है। तो वो चीजें हैं। तो चलिए यहीं से इस बातों से एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि दोज हु आर डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन है, जो अवसाद में है, उनको मोटिवेशन की अधिक आवश्यकता, या ये कहें कि उन्हें टेक्निकली मोटिवेट करने के लिए एक अलग से प्रयास करना पड़ता है। इन जनरल बात तो अलग होगी। तो जैसे जो डिप्रेशन है वो उसके कितने टाइप है, कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं? देखिए जो आपने बोला अवसाद, क्या होता है कि जब कोई ज्यादा हमको अवसाद की अवस्था में दिखता है तो एक होता है कि जैसे हमको उसकी बीमारी दिखने लगती है। अवसाद में तो सब है, हम भी हैं, आप भी, सभी। ठीक है, प्यास आपको भी लगी है, प्यास हमको भी लगी, जिसको ज्यादा लगी वो फड़फड़ाहट उसकी दिख रही है, उसकी वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जब आदमी ज्यादा डिप्रेशन में होता है तो उसके सिम्टम्स हमको बाहर से दिखने लगते हैं। तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति अवसाद में या इस तरह से टेंशन में है, तो हम उसको शायद ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं। या कई बार लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है तो वो कहते हैं कि अरे इन्हें तो कोई वो नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, वो नहीं है, तो अब ये कर रहे हैं बैठ के। तो सभी तरीके के वो चीजें हैं। तो देखिए जहाँ तक आप बात करें तो अवसाद तो सभी को होता है, टेंशन सभी को होती है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को अपनी एजुकेशन की रहती है, कई बार उनको पेरेंट्स जो है कई बार पिक कर रहे होते हैं तो वो उनको होता है। या जैसे आज के समय में अगर हम कोरोना के काल में लें तो अब बात हो जाती है, हम बच्चों से कहते हैं कि तुम घर के अंदर हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमें उनकी भी स्पेस उनको देनी पड़ेगी। जैसे हमें अपनी स्पेस चाहिए ऐसे उन बच्चों को भी अपनी स्पेस चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं हैं घर में हैं, आप और हम पूरे घर में सेम रूटीन है, तो फिर वो डिप्रेशन क्या मतलब बोरिंग तो नहीं होना है, बोरिंग होना है। और दूसरा हम और आप जब पूरे टाइम घर में तो उनकी भी स्पेस जा रही, बिल्कुल, क्योंकि जो हस्बैंड जो है शाम को मिलता था और दिन में हम अपनी सहेलियों से गप्पे मार लेते थे, तो कहीं ना कहीं वो गप्पे उनके लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, जिसे अब वो नहीं कर पा रही। अगर करती थी तुम्हें कोई काम ही नहीं, तुम गप्पे मारे। बट हमें ये समझना पड़ेगा वो इंसान है, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी अपनी खुशियां हैं, उनकी भी अपनी तकलीफें हैं, उनके भी अपने मित्र हैं जिनसे वो हंसी खुशी की बातें करना चाहते हैं।
हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, या हमारे बुजुर्ग हैं कि कई बार हमारे बुजुर्ग हैं, हम सोचते हैं मैंने क्या राम राम जपो और अब आपको गाय की तकलीफ है, बट बात ये क्या उन्होंने बोला आज हमें पेट में दर्द, अरे पापा को तो आज पेट में है, कल वो है, क्योंकि ये शायद उनकी जो अवस्था है वृद्धावस्था उसके चैलेंजेस हैं। या कई बार ऐसा होता है हम टेंशन में हमने पिताजी से लाउडली बात कर दी, हमने सोचा पिताजी को समझना चाहिए, बट आपको ये समझना चाहिए वो पिताजी है जिनसे आपने जीवन भर एक कम आवाज में बात की। आज जब आप अचानक करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एनर्जी उनकी कम है, एनर्जी लेवल उनका कम है, तो फिर वो ऑड लगेगा, ऑड लगेगा। तो फिर इस तरीके से तो वही है कि सभी की अपनी अपनी जो है वो। चलिए अब मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पे आपसे कुछ बात कर रहा हूँ कि आम तौर पर अगर आप देखें कि जब से ये कोरोना हुआ है, स्टार्ट हुआ है, हालांकि बच्चे तो गेम्स वगैरह पहले से भी खेलते थे, बच्चों की वो मैक्सिमम टाइम घर में रहते हैं और पढ़ाई भी ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं की जा सकती, वो भी टाइम लिमिट के दौरान ही की जा सकती है। तो रेस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का अक्सर कर इसमें गुजर रहा है, मोबाइल में बहुत ज्यादा। पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स उन्हें फोर्सली खींचना चाहते हैं या जबरदस्ती उनसे छुड़ाते हैं मोबाइल वगैरह को, वो और ज्यादा इरिटेट होते हैं। तो चूंकि अब मैं आपसे ये जानना चाहूँ ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे डाइवर्ट करें बच्चों? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि आज के समय में इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। और तो देखिए क्या है कि हम और आप, अगर आप और हमने बचपन से, मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगी, आज के समय को नहीं लूंगी, थोड़ा सा पीछे, हम और आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा था ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आए, ढंग से ऐसा करोगे, बट हमको तो ये नहीं बताता था वो ढंग क्या है, सिर्फ एक ढंग। अब हमें और आपको ढंग नहीं पता, लेकिन ढंग से करो, ढंग से करो। तो ढंग ढंग कह के और आप उसको अपना आपने पल्ला झाड़ लिया कह के कि हमने तो ड्यूटी कर दी, बच्चों को बोले ढंग से करो तो नंबर अच्छे आने चाहिए, बट आपने उसे ढंग तो नहीं बताया ना कि किस तरीके से करना चाहिए। सेम वे क्या हो रहा है कि हम और आप दोनों ही लोग जो है कोरोना में, तो हमको क्या लगता है हम ही परेशान है क्योंकि हमको घर के काम करने पड़ रहे हैं, हम ही परेशान है क्योंकि मेड नहीं आ पा रही, हम ही परेशान है क्योंकि 24 घंटे खाना बनाओ, हम ही परेशान है कि सास की करो ससुर की करो, हम ही परेशान है इनको कोरोना हो गया इनकी करो। सो लाइक दैट हम और आप कहीं ना कहीं बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। जब हम उनके साथ समय नहीं बिता रहे, उनको उनके फ्रेंड्स के साथ जाने नहीं दे रहे, तो आप बताइए उनके पास क्या अल्टरनेट ले जाए? हाँ, कोई अल्टरनेट बचता नहीं, मोबाइल ले जाता है। अब वो पढ़ने के लिए उन्हें मिला ही है, अब वो हम और आपको भी मिल जाए तो हम और अभी थोड़ी देर पढ़ाई की छोड़ने के बाद अपने मतलब की चीजें देखने लगेंगे। तो सेम में वो बच्चे कर रहे होते हैं, बट हम उसमें उनको सुधारने की जगह या ये जानने की जगह कि इसका कारण क्या है, हम इरिटेट होते हैं, ये कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से चीजें निकल के आती हैं। तो वहीं पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कहना होगा कि पेरेंट्स जो है जो घर के काम है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों को जिसमें कि उनकी भागीदारी बढ़े, बच्चे भी काम सीखेंगे, क्योंकि ये अच्छा समय है जब हम अपने बच्चों को स्वावलंबी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा, या जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, या हमारे जितने भी जो देश को लेके समर्पित लोग हैं, वो सभी ने अपने जीवन में करके दिखाया और फिर बोला कि करो, ना कि चीजों को ये कि नहीं ऐसा करना चाहिए नहीं होता। जब हम आप करेंगे तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और वो भी करेंगे। जी, तो वही है कि एक ऐसी जो है हम दिनचर्या बनाएं कि सुबह उठे हैं तो बच्चों के साथ योगा करें या पूजा करें या कुछ भी करें, या हम सोचे कि भाई बच्चों को आज हम जो है ये रामायण का ये सुनाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस समय को प्लान करें और फिर उसके करें, ना कि ये कि हमें तो खाना बनाना है, हम तो मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करके और एक स्वयं इन्वॉल्व हो और ये सोचे कि हम अपने बच्चों को इस समय में क्या अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उनको डांटने डाइवर्ट करें। बिल्कुल, तो अलग अलग चीजों बच्चों के साथ गेमिंग करें। आप अगर घर में बच्चों के साथ जो है लूडो खेलेंगे या दूसरे पुराने गेम है उनके बारे में, या दादी नानी उनके पास है, उनके पास बैठ के कहानियां सुनवाएंगे और आप भी बैठिए और बोलिए कि माँ आप वो सुनाओ जो सुनाती थी। जब वो देखेंगे कि मेरी माँ को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो आज नहीं आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, वो इंटरेस्ट उनका भी डेवलप होना। बिल्कुल, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ही जिम्मेदारी है पेशेंस रखना, और उनके साथ क्वालिटी समय हम दें और ऐसे प्लान करें कि हम उनको नया क्या सिखा सकते हैं। और वहीं पे भी जहाँ पे पढ़ाई में भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, ना कि ये ब्लेम करें कि तुम ही ये कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा, बकाया सारे बच्चों को आ रहा। इस तरीके की चीजें गलत हो जाती, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, हम और आप एक दूसरे से अलग है, हमारी आपकी समस्याएं अलग है, हमारी आपकी सोच अलग है। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज आएगा, 101% आएगा। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आएगा और किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। यही समय हमारे जीवन का यादगार समय बन जाएगा, जैसे आज हम एक दूसरे को कर्ज की तरह ले रहे हैं और दोषारोपण कर रहे हैं। जी,
महिमा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब थोड़ा सा छोटे बच्चों से बड़े बच्चों की तरफ आते हैं। तो जो आजकल की जो टीन्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि उनका कहना ये है कि पेरेंट्स मुझे नहीं समझते, और पेरेंट्स का कहना ये है कि बच्चे हमें नहीं समझते। क्योंकि सोसाइटी का सेटअप भी कुछ ऐसा हो गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही है मीडिया या चैनल्स के माध्यम से कि बच्चों का डाइवर्जन कहीं और हो रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कंट्रोलिंग जैसी स्थितियां पेरेंट्स के हाथ में नहीं रह जाती। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरीके से स्टेपिंग करनी चाहिए, या किस तरीके से अपने आप को आगे मोटिवेट, मतलब डाइवर्ट करना चाहिए बच्चों की तरफ कि कैसे क्या हो? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है, और अगर वो कहीं ना कहीं अगर गलत रास्ते पे जाते हैं तो वो देश भी गलत रास्ते पे जाता है। तो वहाँ पे जिम्मेदारी हमारी और पेरेंट्स की, सभी की बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये बिल्कुल एक बड़ी भयानक सी स्थिति होती जा रही है, और जो इस समय में तो और भी ज़्यादा होती जा रही है। और चूंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ें भी रेज होने लगती हैं, वो उठ खड़े होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है, मैंने जैसे देखा कि काउंसलिंग की है तो देखा कि पेरेंट्स बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने इतने लाड प्यार से बच्चे को पाला, और आज जो है दोस्तों के कहने पे ऐसा करना, क्योंकि बच्चे थ्रेट्स करते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं, मतलब मैं आई डोंट वांट टू मतलब रिवील द नेम, बट अधिकारियों के, कई अधिकारियों के बच्चे रहे जो उन्होंने बोला पेरेंट्स को, ज्यादा मुझे करा तो मैं टंग जाऊंगा। ना पेरेंट्स ये कि हेल्पलेस, तो कहने कि बच्चा कह रहा है कि मैं टंग जाऊंगा, तो कहने कि रात भर सो नहीं पाएगी, उसने कमरा बंद कर रखा हुआ था। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग सी चीज सामने आ रही है। लेकिन देखिए, मैं फिर वहीं पे जाऊंगी कि क्या होता है कि हम और आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक तो समय नहीं दे पाते बच्चों को। ये बहुत बड़ा एक कारण है। समय देते हैं तो समय देना अकेले ये नहीं कि हमने आपने पैसे खर्च कर दिए तो समय दे दिया, जो कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है कि कंपनसेट कर रहे हैं लोग वक्त को पैसे से। पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, नहीं है अगर वो, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमें भी कुछ करना है लाइफ में, मेरे को भी एक वर्किंग वुमन बनना है, मेरा भी अपना कुछ कैरियर है। और नहीं है तो लोग अपने सोशल जो उनकी गैदरिंग रहती है, बड़ी किटी में जा रहे हैं तो इसमें जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जाइए, बिल्कुल आपका ये अधिकार है, लेकिन यू विल हैव टू बैलेंस दिस थिंग कि आपके बच्चों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी, और बच्चों को कितना समय चाहिए आपका, बहुत समय नहीं, विद्यालय में उनका निकल जाता है, फिर जो रहा तो 3-4 घंटे, तो फिर कोचिंग और उसमें चला जाता है। तो वो जो समय आप उनके साथ बिता रहे हैं उस पर आप ये ध्यान रखिए कि आप उनके साथ क्वालिटी समय दें, उनकी समस्याओं को समझें, क्योंकि ये हमारा और आपका दायित्व तो ज्यादा है, क्योंकि वो तो समझे और फिर उसका सॉल्यूशन उनको उन्हीं की वे में दे, उन्हीं के वे में दे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि बच्चों को दोस्त बना लेना चाहिए, जैसे वो टीन्स में आते हैं, जहाँ वो 16 साल का हुआ तो बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार जो है, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी लिखा है कि उसके साथ वैसा करना चाहिए, मित्र बना लेना चाहिए। मित्र बना लेने से क्या, मित्र बना लेने से ये कि हम उसकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझें। मित्रवत से मतलब ये, मित्रवत का लोगों ने ये समझ लिया कि पापा भी जीन्स पहने हैं, मम्मी भी जीन्स पहने हैं, तो ये मित्रवत। तो वहाँ ड्रेस की बात नहीं हो रही है, वहाँ बात आ रही है सोच की, कि आप उसमें जाके कि बच्चे को आपका जूता आ गया है तो मतलब आप उसकी सोच में जाके समझें, उसकी उम्र की समस्याओं को समझें। वहाँ कहने से मतलब ये हो जाता है, जिसको लोगों ने ले लिया कि मम्मी पापा सभी जीन्स पहन के घूम रहे हैं तो हम दोस्त बन गए। तो वहाँ पे ये जो चीज निकल के आई है कि हम बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं रखते, मित्रवत में भी रखते भी तो हमें ये नहीं पता होता कि मित्रता से क्या मतलब है। तो वो चीज है, दूसरे की बच्चे की बात को समझे, उसके साथ जब आपका, जहाँ आप मित्र हुए तो सब कुछ आपके साथ ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आप मित्र होने पे फिर मित्र ही बने। आप उससे वो फेल हो गया तो भी समझो कि क्यों फेल हो गया, बेटा फाइंड आउट द रीजन कि हम क्यों फेल हो गए, क्या करें। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों के साथ रहेंगे और करेंगे तो बिल्कुल किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर कि लोगों को गाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये और जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे फर्दर दूसरे इंटरव्यू में, नेक्स्ट इंटरव्यू में टेकअप करूंगा उन सारी चीज़ों को। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे काम के बावजूद, मतलब मोटिवेशन का भी आप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आप कैसे फैमिली के साथ ये सब मैनेज करते हैं? आपकी फैमिली में बच्चे भी हैं तो कैसे आप मैनेज करते हैं सारी चीजें? देखिए, जहाँ तक मैनेज करने की बात है, जब आपके मन में ये हो कि मुझे समाज के प्रति भी मेरा दायित्व है और मेरा परिवार के प्रति भी दायित्व है, तो ये जो दायित्व की भावना जब मन में आती है तो वो मुझे लगता है कि सारे मैनेजमेंट खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी।
क्योंकि जब मैंने इतनी नॉलेज गेन की और सारी पढ़ाई लिखी की, और अगर मैं समाज को कुछ न दे पाऊँ तो ये भी गलत है। ये भी गलत, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं नहीं देती हूँ तो ये चीजें मेरे साथ ही रह जाएंगी। तो मैंने नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास ऑन किया। तो वहां पे जो मैंने आपसे कहा कि दायित्व जहाँ पे आती है, तो वहां पे आपको अपने आप आपकी जो 24 घंटे वो अपने आप डिसिप्लिन में हो जाती है। हाँ, सब शेड्यूल ऑटोमेटिकली बन जाता है कि भैया ये समय मुझे इनको देना है और ये समय इनको देना है। और जहाँ तक वही रहा कि परिवार या उसकी, तो देखिए बिना परिवार के सहयोग के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही है, तो बस जो है पारिवारिक दायित्वों को सभी को एक निश्चित समय दिया हुआ है, और उनके जो समय है और अपने जो कार्य के समय है उनको अलग अलग रखा हुआ है। सबको मॉड्यूल में डिवाइड, बिल्कुल मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है कि भाई इस समय जो है हमको इनको देना है, इस समय अपने परिवार को देना है, इस वक्त अपने बच्चों को देना है। क्योंकि अकेले दूसरे बच्चों की काउंसलिंग में हमारे अपने, जब हम दुनिया को कह रहे हैं तो कम से कम हमारे बच्चों के सामने वो समस्याएं ना आए। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल सभी चीजों का अलग अलग समय निर्धारित किया हुआ है, और प्रयास करते हैं कि वो जो है मर्ज ना हो। और जो संडे का समय रहता है या सैटरडे का समय रहता है, तो वो जो समय रहता है वो मेरा अपना स्वयं का रहता है, जिसमें मैं पूरे आगे के जो है हफ्ता रहता है उसको जो है कैसे प्लान करना है, तो उसको आगे जो है प्लान करती हूँ। तो इस तरीके से बस प्रयास कर रहे हैं कि सभी दायित्वों को निभाने की। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और जी, ये तो आपका वर्किंग पार्ट हो गया, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा जो महिमा जी हैं उनके अपने भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, कुछ शौक रहे होंगे, ऐसी चीजें, तो वो क्या क्या है हमारे अब दर्शकों को बताएं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा वही है कि मेरा कार्य क्षेत्र यहाँ पे भी अधिक है, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरी जो दादी थी या मेरे दादा थे या मेरे पिता थे, उनका कहना ये था कि जीवन में जब तक व्यक्ति सीख रहा है तब तक वो प्रगति कर रहा है, और जीवन सीखने का ही नाम है। मैंने मेरी दादी को, वो 104 वर्ष की जब उनकी थी उनको, तब वो जो है वैकुंठ उनका हुआ था, और तब तक मैं यही देखती रही कि 104 वर्ष की महिला जिनके मुंह में दांत नहीं है, शरीर में, बट उस वक्त भी वो सीखने के लिए उत्साहित रहती थी। भाई हमारा जो है उस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया में था, और हम लोग दादी को अपनी एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, लैपटॉप पे उनको वीडियो, तो वो कहती थी तुम मत करके बताओ, हमें बताओ कैसे होगा, तो हम इसको सेट करेंगे। तो ये जो चीजें थी वो बड़ा ही इंस्पायर करती थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जीन्स में आई। तो वही है, जैसे मुझे भी लगता है कि मुझे भी जीवन में बहुत कुछ सीखना है, तो वही है कि कुछ कुछ नया मैं सीखती रहती हूँ, और जो सीखा हुआ है उसको करती रहती हूँ। तो जैसे मैं पेंटिंग भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, कुकिंग में भी नए नए जो है एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मतलब हाँ, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, आई थिंक मेरा नेचर है कि जो है वो तो नहीं, कुछ नया क्या हो सकता है, तो वो जो है करती रहती हूँ। गार्डनिंग को लेके वो जो है करती रहती हूँ। समाज के लिए कुछ करना है तो वो मतलब ये कि बस या कि मतलब जीवन चलने का नाम है, तो वो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो वो तो ये सब जो है इस तरह से चलता रहता है। हाँ, रात को 9:30 बजे के बाद सबको पता है घर में मेरा समय शुरू हो जाता है, मेरा मी टाइम। मेरा कहना होता है कि भाई 9:30 बजे के बाद मेरा मी टाइम है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी एक समय चाहिए, मुझे अपनी कंपनी भी, क्योंकि मुझे खुद का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। मतलब मैं बताऊं, मेरा नेचर है कि मैं अकेले दूसरों को एनालिसिस नहीं करती हूँ। मैं आज का डे मेरा कैसा रहा, आज मैंने क्या अचीव किया, आज मैंने किसको क्या सिखाया, मैं अपने हर स्टूडेंट को जो है रात को 1 घंटे बैठ के और पूरा एनालिसिस करती हूँ, कहाँ उसकी मिस्टेक्स रही, कहाँ वो रही, कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो शायद ये जो इस तरीके के जो भी मुझ में नेक्स्ट डे की प्लानिंग, नेक्स्ट डे की प्लानिंग, हाँ, क्योंकि आज हर कदम मेरे लिए हर रोज चलना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि मेरे शायद बेसिक नेचर में है कि मैं मतलब चलना नहीं छोड़ सकती। हो सकता मुझे आज कमर में तकलीफ हो तो मैं 10 कदम चलूं और कल 100 चलूं, लेकिन चलूंगी जरूर। तो वो जो है तो वही है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जिन्हें करते रहते हैं, और शायद उसकी वजह से मेरा जो क्रिएटिव जो माइंड है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस पेंटिंग और गार्डनिंग और कुकिंग और ये सारी चीजें जो है, रीडिंग, सभी जो है हम करते रहते हैं। तो बस इस तरह से जो है हमारा मतलब दिन निकल जाता है, कुछ अपने लिए समय, कुछ आपके लिए, बस इसी तरीके से। राइट जी। महिमा जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आने वाले टाइम में आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं और क्या नया करना चाहिए? जी हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं चाहती भी थी कि लोगों तक ये बात पहुंचे। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि मैं एजुकेशन की फील्ड में जो है काफी लंबे समय से हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये कोरोना का समय आया तो मुझे लगा कि इतने से ही कुछ नहीं होगा जो मैं कर रही हूँ।
इतना पर्याप्त नहीं है। अब मुझे परिस्थिति और स्थिति के अनुसार मुझे चीजों को बदलना चाहिए, क्योंकि मेरा इस समाज और देश के प्रति एक दायित्व है और ये समय आ चुका है जब मुझे अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और वो एहसास कहीं ना कहीं झांसी का होने का, और वो एहसास कहीं ना कहीं झांसी रानी के शहर का और उनकी उसका, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो बिल्कुल हाँ, क्योंकि उन्होंने भी कहीं अपने लिए नहीं सोचा, जब वक्त आया तो देश के लिए सोचा। और तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ मुझे अब ऐसा करना चाहिए जो देश के लिए और बच्चों के लिए हो, क्योंकि जब हम कई तरीके के पेरेंट्स से जब हमारी बात होती थी काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि बहुत फोन आए इस दौरान, जितना मैंने काउंसलिंग की शायद बिल्कुल मैं जो पिछले 1 साल से कर रही हूँ, जितना उस पर क्राउड रहा उतना इतने वर्षों में कभी नहीं रहा, क्योंकि लोग घर में रहे, अपने अपने माँ बाप से उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे। है बच्चों के साथ ये हो रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं हम हजारों लाखों रुपए फीस दे रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं। टीचर्स कह रही हैं कि मैडम ये कैमरा बंद कर लेते हैं, पढ़ते नहीं। तो हर तरफ होता। तो मुझे जो सबसे ज्यादा जो चीजें लगी कि यार कुछ हो ना हो, हम और आप तो सब बड़े हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, जिंदगी जैसे तैसे निकाल ही रहे, निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो भारी नुकसान हो रहा था वो हमारे बच्चों का ही, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे थे और पढ़ नहीं रहे थे। क्योंकि बच्चों को अगर हम ये कहें कि तुम्हें अकल नहीं है, ये नहीं, अकल नहीं है तभी तो बच्चे हैं, क्योंकि तभी तो हम उन पौधों को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो वही था। तो फिर उनको लेके मैंने थोड़ी सी जो है मैंने कुछ योजनाएं बनाई। जैसे मैंने जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मैंने बच्चों को जो है टच करना शुरू किया। अदरवाइज तो ये था कि हमारे मेट्रो सिटीज और उन सभी जगह था, लेकिन फिर मैंने जो आपका जो रूरल एरियाज थे, जो गाँव वगैरह जो है हमारे, उनको मैंने छुआ। मैंने लोगों से संपर्क स्थापित किया। मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि शहरों के बच्चों को तो हम कर ही रहे हैं, उन बच्चों को भी मैं अपना जो है गाइडेंस देना चाहती हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो है मेरे 2-3 बैच चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा सफल रही, मैंने प्रयास किए उसके लिए, लोगों से संपर्क स्थापित किया। फिर वहाँ पे बहुत नॉमिनल फीस के साथ, इसलिए फीस इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि कई बार क्या होता है बिना फीस के भी लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और क्या होता है कि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बसती। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, अब पेरेंट्स प्रयास नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है तो और थोड़ा मुश्किल है, चैलेंज है। तो फिर वहाँ पे था कि जो बिल्कुल एक नॉमिनल है कि जिसमें वो आराम से दे पाए, ठीक है। तो वो हमने रखा, और जिसमें कि पेरेंट्स पुश करेंगे कि भाई पैसे दे रहे हैं पढ़ो जाके, पैसे दे रहे हैं तो पढ़ो जाके, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान है। फिर मुझे ये था कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हम सुनते हैं कि पैसे हैं ही नहीं माँ बाप के पास, बच्चे में टैलेंट है, आप क्या करें। तो हमने वहाँ पे क्या करा कि जिसमें इतने समय से जो है जुड़ी हुई थी एजुकेशन के फील्ड में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे। और मेरे खुद पिताजी जो है एक NGO चलाते हैं, तो फिर हमने ऐसे कूपन जैसे आपने सुना होगा कि बिग बाजार या वेस्ट साइड एक कूपन देती है कि ये कूपन है, आप 500 रुपए का कूपन आप किसी को दे दीजिए। और वो तो मैंने वो कूपन का सिस्टम एजुकेशन में लाई हूँ। तो मैंने जो है ऐसे लाया कि 500 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन, 300 रुपए का कूपन। अब आपको ये कूपन जो है मैंने मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया कि भाई नवीन भाई ये 4 कूपन है, आपका कोई हो तो आप उसे दे दीजिए। क्योंकि नवीन भाई ने बोला देखिए मैडम मैं कूपन तो नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरी फाइनेंशियल वो नहीं। मैंने कहा आपके पास बच्चा है, आप कूपन मुझसे लीजिए, आप उस बच्चे को दीजिए और उसको बोलो कि बेटा हमारा नुकसान हो रहा है, तुम तो जाके क्लास अटेंड करो। अब उस बच्चे ने क्लास अटेंड कर ली, 1 महीना करेगा, हो सकता फिर उसके पेरेंट्स देने लगे, बट 1 महीने के बाद हो सकता है उसके पेरेंट्स कहें कि नहीं भैया हमारे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम अच्छा कर रहे हो मैं फिर तुम्हारी फीस दूंगी, मैं तुम्हें साल भर फीस दूंगी। हाँ, परफॉर्मेंस अगर आप बेटर, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, मुझे आपको ही संवारना है। तो फिर इस तरीके से एक कूपन का सिस्टम हम लाए और वो काफी कारगर रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मान लीजिए कि हम लाखों रुपए तो किसी की फीस नहीं दे सकते, बट 500 रुपए या 1000 रुपए तो हम भी फीस दे सकते हैं। आपके मन में ये भाया भाई मैं एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लाए, वो काफी जो है प्रभावी रही और उसके काफी फायदे मिल रहे हैं। उसको मैं और बढ़ाना मतलब प्रयासरत हूँ कि वो और बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हों। और दूसरी बात ये कि उसमें ये भी रखा है कि जैसे मान लीजिए आपने कूपन खरीदा हुआ, हमने दे दिया, तो अब ये कैसे पता चले सही व्यक्ति को मिला कि नहीं। मैं आपको उसको जिस बच्चे की फीस आप वो कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस, उसका नाम, सभी कुछ आपको दूंगी कि इस बच्चे की फीस आप पे कर रहे हैं। फिर 15 दिन के बाद इसकी क्या प्रोग्रेस है वो आपको भेजूंगी। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जिसमें कि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि आप मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह रहे और एक पारदर्शिता बनेगी। क्योंकि मन में ये नहीं आना चाहिए कि 300 रुपए या 500 रुपए मैं ऐसा तो नहीं कचड़े में चले गए या कहीं और खर्च हो गए। तो वो इस तरीके से जो है चल रही है और बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। बस इसी तरह से प्रयास चल रहे हैं।
और ऐसी भी और कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो समय आने पर मैं आपको बताऊंगी, जब वो अपना मूर्त रूप ले लेंगे। हाँ जी। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। तो इस तरह से भी जो है प्रयास चल रहे हैं जी। महिमा जी, हमारा बंजारा बीट्स एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, एंटरटेनिंग है, और भी हम इसमें कई सारी चीजें ऐड करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है उसको आप कोई मैसेज दें, अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें। देखिए, मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, आप युवा हैं, युवा मतलब एक अग्नि का गोला, और अग्नि जो है जला कर राख भी कर सकती है, और पता नहीं कितने लोगों के जीवन को जो है, आप सूर्य को देखिए कितने लोगों के जीवन को ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप युवा अगर ऊर्जा बनते हैं लोगों की, तो वो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो अपने अंदर की जो अग्नि रूपी ऊर्जा है उसको समाज के कल्याण और अपने कल्याण के लिए यूज करें, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कैसे इस्तेमाल करें। देखिए भाई, आप जो है चाहे संगीतकार बन के करें, चाहे साहित्यकार बन के करें, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में करें, चाहे आप साइंस के क्षेत्र में, बिल्कुल देखिए सब जगह संभावनाएं हैं और हर प्रोफेशन की हमेशा आवश्यकता थी। ये हमारा और आपका एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं डॉक्टर्स की जरूरत है और इंजीनियर्स की जरूरत है या वही ज्यादा कमाते हैं। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और प्रगति को ध्यान में रख के काम करता है और अपने काम में इनोवेशन लाता है, हर व्यक्ति धन कमाना बहुत छोटी सी चीज है। तो पर यही हो जाता है कि हम उनको शायद ये बात समझा नहीं पाते। ये हमारी आपकी कमी है। फिर वहीं आती हूँ, आप कहेंगे कि बार बार हम अपनी ही कमियों पे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम और आप बड़े हैं तो हमारे दायित्व ज्यादा है। तो वही है कि मेरा कहना यही है कि हम दोषारोपण करने और उसमें से बेटर है कि हम अपनी जो प्रगति है उस पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को देश की उन्नति और अपनी उन्नति के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो यही मेरा उनको संदेश है और उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो आने वाले इस देश के सब कुछ हैं। शायद जो महाशक्ति बनेगी वो इन्हीं से ही बनेगी और इनके अंदर वो महाशक्ति वाले सारे गुण भी हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हनुमान जी की तरह की भाई, जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, ऐसे ही इन युवाओं के अंदर बहुत शक्ति है और इन्हीं से ही हमारा देश और दुनिया आगे बढ़ेगी। तो इस चीज को वो समझे और इस दायित्व को वो समझे, और वो बिल्कुल समझेंगे मुझे लगता है। तो उसके बाद और अच्छे से अच्छा काम करें, और मुझे पता है वो सब बहुत अच्छे हैं, बट ये हो जाता है कि हमें उनके अच्छेपन का उन्हें एहसास दिलाना होता है जी। तो मेरा बस यही उनको संदेश है कि अपनी ऊर्जा का जो उपयोग है वो उन्नति के लिए करें जी। महिमा जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।